राजेश जी, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोनों का इंटरेक्शन होगा, उसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक अच्छे से जवाब दीजिएगा, जिससे हम दर्शकों को देख के कुछ सीख मिले। ठीक है। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताइए। हम अपने बारे में, मेरा नाम है राजेश कुमार। एड्रेस वगैरह सब बताया था क्या? कंटिन्यू। मेरा नाम है राजेश कुमार। मेरा घर पड़ता है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और आज मैं आप लोग को शुरुआती से लेके अभी तक का क्या सफ़र रहा है, नहीं रहा है, सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। जो भी परेशानियां हुई है, जो भी अच्छाई है, जो भी मजबूरियां हैं, सारा आप लोग के साथ शेयर करूंगा आज मैं। जैसे सबसे शुरुआती में बचपन से शुरू करता हूं। तो मैं बचपन में बहुत ही नटखट था। उसके बाद मेरे पापा मेरे बारे में बहुत सोचते थे, पढ़ाई के प्रति बहुत सारा। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो पापा को चिंता होने लगी, कैसे क्या करें। तो फिर मुझे एक अपने शहर में ही, बगल में ही हॉस्टल था, उसमें एडमिशन कराया और वहाँ हम जाके रहने लगे। उसके बाद वहाँ बहुत सारा अपना जो भी होता था, घर की यादें, बहुत से बात ऐसा था जो कि हम बता रहे हैं आप लोग को। और वहाँ बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले, पढ़ाई भी हुई। शुरुआती में जैसे ही वहाँ गए तो आप भी जानते हैं कि शुरुआती में कोई घर में रह रहा है, अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा है, और कोई जा रहा है अभी अचानक कहीं जा रहा है, अपनी मम्मी से दूर हो रहा है, तो दिक्कत तो होगा। वही मेरे साथ भी हुआ और मैं काफ़ी बहुत सारा दिन, बहुत दिनों तक रोता रहा। हॉस्टल में अकेलापन महसूस होता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ पढ़ूं, यहाँ आया हूँ। धीरे धीरे अपने दोस्तों से होते रहा, दोस्त बना, नए नए दोस्त बना बहुत सारा। उसके बाद मेरा पढ़ाई चालू हुआ। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं उस हॉस्टल में कैसे गया। तो उस हॉस्टल में मेरे ही गांव के एक महापुरुष थे, जिन्होंने मेरे पापा को बताएं। उसके सुपुत्र पहले से ही उस हॉस्टल में एडमिशन थे और अच्छा खासा पढ़ाई हो रहा था। तो फिर उस आदमी ने मेरे पापा को बताया कि वहाँ अच्छा खासा है, आप अपने भी बेटा को दे सकते हैं। तो फिर पापा सोचे कि चलो इसको। तो हमको लेके एक दिन वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ सर लोग थे बहुत सारा। एक तो हम कभी गए नहीं थे, गांव में रहने वाले थे, पहली बार मार्केट गए और स्कूल को देखें। तो उसमें सारा जो भी बात था वो पापा अपना क्लियर किए। उसके बाद फिर मुझसे एक टेस्ट लिया गया, बस नॉर्मल सा टेस्ट लिया। उस टाइम शायद हम गांव के स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते थे। गांव के स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते थे। तो वहाँ गए, बताएं सारा चीज़, कितना में क्या पढ़ते हैं तो बताएं। फिर कहीं अगर जा रहे हैं आप तो वहाँ अपने अनुसार से काम करता है। वो मुझसे एक टेस्ट लिए, इसमें नॉर्मल सा लिखा हुआ था, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो मुझे ये तक भी पता नहीं था, इतना तक का नॉलेज नहीं था कि हम अपना नाम बता सके, अपना नाम लिख सके और अपना फादर्स नेम भी बता सकें। तो मुझे इतना तक का भी नॉलेज उस टाइम नहीं था। इसलिए मैं उस फॉर्म पे देखता रह गया, जो भी क्वेश्चन लिखा गया था, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था, ना ऐसा कोई आइडिया आ रहा था कि हम क्या लिखें उसको। क्योंकि पहली बार वैसा शब्द देखें जिससे हमको लगा कि नहीं, क्या है ये। फिर भी उस टाइम उतना नहीं देखे, लेकिन ये लगा कि जो आता है तुमको वही लिख दो। तो पहला में सबसे पहले हम अपना घर का नाम लिख दिए थे, जो कि लिखा हुआ था व्हाट इज़ योर नेम, मेरे नाम के बारे में लिखा हुआ था क्वेश्चन। और हम अपना घर का नाम लिख दिए, गांव का नाम, जो कि गांव में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमसे शायद कहाँ घर है ये पूछ रहा है। तो हम अपने घर का नाम लिख दिए, गांव का नाम लिख दिए। दूसरा में लिखल था व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो मुझे लगा कहीं से कोई जाता है, उस टाइम थोड़ा अपना शैतानी दिमाग यूज कर रहे थे,
कहीं जाता है तो घर पूछने के बाद क्या पूछता है कि बेटा क्या नाम है, तो उसमें मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक, उसके बाद और सब था कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद था कि आपका घर कहाँ है, सारा डिटेल्स लिखा हुआ था। जो भी था इंग्लिश में क्वेश्चन था, तो मुझे समझ तो आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं क्या कर रहा था ना कि उसमें देखता गया क्या है नहीं है, सारा चीज़ देखता गया। उसके बाद जितना जो चीज़ हुआ उसको भर दिए फुलफ़िल करके और सर के सामने दे दिए। उसके बाद फिर सर हमसे ऐसे ही, वहाँ एक सर थे, उसको सारे सभी जितना भी स्टूडेंट थे सब अंकल सर बुलाते थे। तो अंकल सर बड़े प्यार से हमको बुलाए, इधर आओ। गए तो उसमें बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम अपना नाम बताएं। तो पहला क्वेश्चन तो था व्हाट इज़ योर नेम। तो जैसे ही मैं अपना नाम बताया, फिर सर को लगा कि ये क्या लिख दिया है, तो फिर भी सर मतलब ये नहीं बोले कि वो गलत है, फिर भी वो बोले आगे देखें। उसके बाद बोले कि आपके पापा क्या नाम है। फिर मैंने अपने पापा का नाम बताया, तो पापा का नाम बताया तो सर को लग गया कि जो भी है इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसमें सारा चीज़। उसके बाद फादर्स नेम था, फादर्स नेम हमने बता दिया। उसके बाद घर का एड्रेस पूछा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं। तो उस टाइम तो मैं 4th में पढ़ता था, आपको जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4th क्लास में मैं पढ़ता था। तो जैसे ही 4th क्लास, तो सर को बता दिए 4th क्लास। थोड़ा सर मुस्कुराए कि आप 4था में पढ़ रहे हैं, और मने मन मुस्कुराए, बोले नहीं कि 4th क्लास में पढ़ रहे हैं और इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी कोई ऐसा सर मुझे महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद सारा पूछ के फिर पापा से बात किए, फिर वहाँ पे सारा चीज़ एडजस्ट हो गया, मुझे हॉस्टल में दिया गया। पापा भी बोले कि यहीं रहेंगे सारा चीज़। तो उस टाइम आपको 2003 में मैं पहली बार हॉस्टल में गया था। हॉस्टल में गया 2003 में। उसके बाद सारा एडमिशन हो के मेरा LKG में एडमिशन हुआ। और उसके बाद जैसे ही LKG में एडमिशन हुआ तो पापा उसको पूछे कि फिर इतना ये है तो मैनेज कैसे होगा। तो सर बोले कि कोई बात नहीं, आपको नॉलेज चाहिए या आपका क्लास चाहिए। तो पापा उस टाइम बोले कि नहीं नॉलेज चाहिए। तो फिर मुझे LKG में एडमिशन दिया गया। उसके बाद हम रहना स्टार्ट कर दिए। उसी दिन से उसके 1-2 दिन बाद, शायद पूरा कंफर्म नहीं याद है, लेकिन 1-2 दिन बाद शायद वहाँ हम रहने लगे। उसके बाद जो गांव के थे वही उसी के बेटा के पहले बेड उड ले जाना पड़ता था, लेकिन पहले से ही था तो उसी के बेड पे शिफ्ट हो गए। दोनों लोग आराम से रहते थे, पढ़ाई करते थे। तो आपको बताया कि जैसे ही कोई मम्मी से दूर जाता है तो दिक्कत तो होता ही है, तो मुझे भी वही दिक्कत हो रही थी। मैं रो रहा था हमेशा से। तो वही अंकल सर जब भी रोते थे तो कुछ न कुछ ऐसे ही बुला के प्यार से कुछ न कुछ, चाहे टॉफ़ी हो कुछ भी वो देते थे, जिससे कि मन बहल जाता था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्त बनते गया और मेरा मन भी अच्छा खासा वहाँ लगने लगा। उसके बाद मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो पढ़ाई धीरे धीरे दोस्त बना, पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। उसके बाद 2 से 3 महीना के अंदर मेरा एक टेस्ट होता था। टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, उसमें मैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाया। उसके बाद मुझे सीधे LKG से UKG में दिया गया। 2 से 3 महीना के अंदर मुझे UKG में दिया गया। उसके बाद UKG में नया दोस्त, क्योंकि 6 महीना के अंदर हम 2 महीना के अंदर LKG से UKG में गए। फिर नए दोस्त था, नया क्लास का जो भी था फ्रेंड था, सारा दोस्त बना। उसके बाद फिर 2 महीना के बाद, 2 से 3 महीना ऐसे ही, कंफर्म नहीं याद है, 2 से 3 महीना के बाद फिर से एक टेस्ट हुआ। तो उसमें फिर मुझे, उसमें भी ठीक ठाक मुझे जो भी परफॉर्मेंस रहा होगा, सर को जैसा लगा, उसके बाद मुझे क्लास 1 में दिया गया। तो खाना की क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता था, जो भी था आपको
खाना में जैसे कि 2 टाइम ही मिलता था, एक सुबह 10 बजे और फिर रात के 10 बजे ही 2 टाइम ही खाना मिलता था। वो भी आपको सुबह में दाल चावल और एक जो भी होता था एक सब्ज़ी देता था सुबह में। वो भी अच्छा क्वालिटी नहीं था, क्वालिटी समझिए था ही नहीं जिसको बोल सकते हैं कि क्वालिटी, वो तो क्वालिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। उसके बाद फिर रात में भी वही था, रोटी बहुत ही कम दिया जाता, नहीं के बराबर 1 रोटी दिया जाता था। दाल के साथ रोटी खाओ, सब्ज़ी नहीं मिलता था, सिर्फ दाल चावल या दाल रोटी खा के और थोड़ा सा दूध मिलता था, उसमें आपको सोना होता था। तो हॉस्टल का ये लाइफ होता है, और जिस कारण से हॉस्टल में आपको कहीं भी देखिएगा, अभी भी है हॉस्टल में दिक्कत ही दिक्कत होता है। तो हॉस्टल में खाना का भी प्रॉब्लम होता है, खाना का भी इस पे हालांकि सुधार करना चाहिए कोई भी। अब तो हमको लगता है कि अब अच्छे अच्छे हॉस्टल हो गए हैं जिसमें कि क्वालिटी चेंज किया हुआ होगा, लेकिन पहले का जो था, जो हम रहे जहाँ, उस टाइम कोई भी हॉस्टल में ऐसा खाना मतलब अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। अब तो देखते हैं कि अच्छा हॉस्टल है जिसमें खाना की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छा खाना दिया जाता है बच्चे को। शिक्षा की जो बात है वो तो है ही, खाना की क्वालिटी पे सुधार होना चाहिए। ये हमेशा आप लोगों ही और हम जो भी है सबको बोलना चाहिए। जहाँ भी आप कहीं अगर अपने दोस्त हो, अपने भाई हो या कोई भी हो, उसको अगर आप हॉस्टल में दे रहे हैं तो वहाँ खाना की क्वालिटी ज़रूर चेक करें कि क्या दे रहा है आपके बच्चे को, क्या खिला रहा है, ये हमेशा चेक करें। हम लोग क्या होते हैं ना कि आपको पहले ही बताए हैं कि जो हम लोग को हॉस्टल में बताया जाता है उसी को फॉलो करना होता है और उसी को बताना पड़ता है कि मैंने अपने पापा से शिकायत कर दिया था तो अच्छा खासा मेरा क्लास लग गया था। इसीलिए अगर आपको वो बता रहे हैं कि नहीं अच्छी है, अच्छा खाना मिल रहा है, उस पर आप भरोसा मत कीजिए। जिस टाइम खाना मिलता है उस टाइम आप एक उसका चेक कीजिए कि क्या खाना मिलता है नहीं मिलता है। इस पर आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपने बच्चे का थोड़ा इतना तो कर सकते हैं कि कभी चेक कर सकते हैं। बच्चा से पूछिएगा तो वो अच्छा ही बताएगा, क्योंकि हॉस्टल में सिखाया ही जाता है कि आपको जो भी मिले वो अच्छा बोलना है, अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। इसीलिए आप लोग इतना ज़रूर करें कि जो भी खाना है उस टाइम जाए, चेक करें, अपने बच्चों की देखभाल करें। इस पे सुधार करना चाहिए, सुधार होना चाहिए। कोई भी हॉस्टल में आप दे रहे हैं तो इस पे थोड़ा सुधार कीजिए, उससे बच्चा का अच्छा खासा आपको विकास होता है। इसलिए थोड़ा इस सब पे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको बताएं ना कि कोई भी क्वालिटी का नाम अगर खाना का बता दें तो था ही नहीं, क्वालिटी कोई चीज़ था ही नहीं, ठीक है। तो क्वालिटी 0% था। और उसके बाद हॉस्टल में आपको ये तो उसका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बता दिए पहले, उसके बाद अच्छाई बता दिए, बुराई बता दिए। अब आपको बता रहे हैं कि वहाँ नटखट शरारती क्या हुआ, क्या क्या वहाँ मस्ती किए, क्या किए, सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे कि शुरू से अंत तक जो हुआ, जैसे आप लोग के साथ शेयर किए हैं वही थोड़ा सा शेयर करेंगे। तो वहाँ शरारती होता था, खेलने के लिए दिया जाता था। तो हम लोग का होता था खेल जैसे ही, तो आप जानते हैं कि कबड्डी एक प्रचलित होता है, तो हम लोग का कबड्डी एक प्रचलित था। उस टाइम कबड्डी खेलते थे और अपने ही क्लास के एक दोस्त था और हॉस्टल में ही वो रहते थे, सभी लोग खेलते रहते थे। उसको क्या हुआ था, कबड्डी में थोड़ा करते करते उस पर ऐसा कर दिए कि उसका कमर में दर्द आ गया था, कमर में मोच आ गया था, जिसके कारण कमर में मोच आ गया, जिसके कारण जो है आपको उसके बाद हॉस्टल आए। हॉस्टल में फुल्ली डांट पड़ा कि क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ डांट पड़ा। उसके बाद जो भी लड़का था जिसको कमर में मोच आया था उसका सेवा करना पड़ा मुझे, कम से कम 15 से 20 दिन, जहाँ तक मुझे याद है कि 15 से 20 दिन तक उसका सेवा करना पड़ा था। इसीलिए ये तो मेरा पहला घटना था। उसके बाद जैसे जैसे हॉस्टल में बढ़ते गया, दोस्त भी बढ़ते गए, तो मस्ती भी होने लगा, शरारती भी होने लगा। शरारत जितना होता था उतना करते थे। उसके बाद आप क्रिकेट को अगर जानते हैं, खेलते हैं आप, कोई भी सभी खेलता है अभी के टाइम में क्रिकेट। तो घर से पापा से बॉल मंगाए, गेंद मंगाए पापा से कि हमको क्रिकेट खेलना है, तो पापा गेंद ला के दिए। उसमें क्या हुआ
कि खेल रहे थे 2 लड़का, एक और दोस्त से खेल रहे थे, उसमें वो इतना ज़ोर से मारे कि एक लड़का के जाके आपको दायां साइड, जिसको आप कमर बोलते हैं, कमर से ऊपर पजरा में लग गया। फिर वहाँ पे भी हो गया, वहाँ पे पूरा डांट पड़ा, पूरा उसको दर्द हो गया, पूरा डांट पड़ा, सर से डांट पड़ा, पिटाई खाए, बहुत सारा मार पड़ा, बहुत सारा चीज़ हुआ। उसके बाद उस बॉल को काट दिया गया। समझिए उस बॉल को अंकल सर जो बताएं मेरा फेवरेट थे और सब थे, उसको काट दिया गया। तो काट के ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद थोड़ा खेलना उलना क्या होता है वो सब कम कर दिए, और क्योंकि 2 बार पनिशमेंट मिल चुका था और अच्छा पनिशमेंट मिलता था, हॉस्टल में जानते ही हैं अच्छा पनिशमेंट मिलता था। तो ऐसा कुछ होता था। अभी भी खेलते हैं, होता है, लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही होता था। उसके बाद यही सब था, सारा चीज़ हॉस्टल में इतना घटा। बंद कीजिए। जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर रखा है, तो ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, और अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, और उसमें कभी रिजल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो किस पीटी मेंस की बात करते हैं, तो पीटी में हुआ या फिर मेंस में हुआ या फिर मेरिट में छट गए, इसके बारे में आप बताइए। जैसे कि आप पूछे हैं कि किस चीज़ का तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन तो मेरा हो गया 18 में, इंटर जैसे बोले 13 में, तो 13 जैसे ही कोई भी कंपटीशन का तैयारी होता है, इंटर के बाद ही कंपटीशन का फॉर्म अगर भरना होता है तो वो इंटरमीडिएट के बाद ही भरा जा सकता है। तो इंटरमीडिएट का 2013 में इंटरमीडिएट पास किए। उसके बाद 2013 में उस टाइम शायद रेलवे का वैकेंसी निकला हुआ था ग्रुप डी का, और उस टाइम उसका एज का क्राइटेरिया मैं पास नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसमें नहीं भर पाया। उसके बाद फिर 2013 सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए जनरल कंपटीशन का। तो जनरल कंपटीशन का जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो सबसे पहला मधेपुरा में ही एक कोचिंग संस्थान में एडमिशन लिए और वहाँ मैथ और रीजनिंग का तैयारी करने लगे। तो 2013 सितंबर से मधेपुरा में फिर रहना स्टार्ट किए और जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करना शुरू किए। 2014 में बहुत सारा फॉर्म आया और सभी सेंट्रल एसएससी भी भरे। उसके बाद एक बिहार एसएससी का फॉर्म आया था 2014 में। तो 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म आया जिसको हम भरे, उसमें सारा चीज़, उसके बाद उसका तैयारी करने में लग गए। 2014 में जो उसका फॉर्म भरे तो उस टाइम सिर्फ वही दिख रहा था और मैथ रीजनिंग का तैयारी कर रहे थे। 2014 में फॉर्म भरने के बाद उसका तैयारी शुरू हो गया, तैयारी कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक बार 2015 में शायद तो उसका एग्ज़ाम हुआ था जो पेपर लीक के वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको 2013 में बताया कि हम एक कोचिंग संस्थान से मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद फिर अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्या हमको शायद अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर एक दूसरा कोचिंग आया तो उसमें एडमिशन लिए। उसके बाद उसमें एडमिशन लिए, वहाँ पढ़ना स्टार्ट किए। तो वहाँ आपको जनरल कंपटीशन में जितना भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके का सारा हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट हो गया। उसके बाद आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक्स, जो भी जीके और मैथ रीजनिंग जितना भी जनरल कंपटीशन में पूछा जाता था, उस कोचिंग में, एक ही कोचिंग में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाता था। तो सोचे कि इसमें अब एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लिए, वहाँ तैयारी करना शुरू कर दिए। तो फिर 2014 में ही बिहार कारा पुलिस का, जेल पुलिस का आपको एक फॉर्म आया था, उसको भी फॉर्म भरे, उसका भी फॉर्म भरे थे, जिसका
प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए, क्योंकि जनरल कम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं तो सारा चीज़ का एक तैयारी कर रहे हैं तो जनरल कम्पिटिशन में सारा आ जाता है, चाहे आपको रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद स्टेट का हो गया, जितना भी होता है पीसीएस छोड़ के उसके अलावा जो भी होता है उसमें आप तैयारी कर रहे थे। तो वो कारा पुलिस का फॉर्म भरे 2014 में ही कारा पुलिस का फॉर्म भरे। उसका एग्ज़ाम हुआ, प्री एग्ज़ाम हुआ 2016 में। 2016 में प्री एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किए, पीटी उसका क्वालिफ़ाई किए। उसमें होता था पीटी होता था, उसके बाद आपको फिजिकल होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तो उसका पीटी हम क्वालिफ़ाई किए। 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ उसमें रिज़ल्ट आया तो उसके बाद पीटी क्वालिफ़ाई किए तो उसमें अब फिजिकल था, जो कि फिर हमको जाने का इच्छा नहीं था 2014 कारा पुलिस में, तो फिजिकल हम देने नहीं गए। उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किए, अपना तैयारी करना शुरू किए। तैयारी कर रहे थे जनरल कम्पिटिशन का। उसके बाद 2018 में शायद 18 में आपको एग्ज़ाम, 2017 में ही एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी का फिर से एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम जो हुआ था उसको कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम हुआ। तो मेरा 3 डेट में एग्ज़ाम हुआ था। दूसरा डेट में एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिए, सुपौल सेंटर दिया गया था, सुपौल में एग्ज़ाम दिए। उसके बाद पीटी का फिर तैयारी करना स्टार्ट किए। पीटी का रिज़ल्ट आया था 2013 में, पीटी का रिज़ल्ट आया 2018 में जो उसका फिर प्री का रिज़ल्ट आया उसमें प्री पास किए। 2018 में जब प्री पास किए उसके बाद फिर मेंस का तैयारी स्टार्ट किए। मेंस का तैयारी स्टार्ट करते गए, कर रहे थे। उसके बाद जो भी था इधर, उसके बाद आपको ये बताना भूल गए कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन का फॉर्म आया था। 2018 में। 2018 में जो टेक्नीशियन का फॉर्म आया उसमें भी फॉर्म फिल किए तो उसका पीटी हुआ था। पीटी हुआ, फिर उसका तैयारी किए तो वहाँ आईटीआई का सबसे ज़्यादा वैल्यू रहता है, आईटीआई वालों का मांग रहता है। तो हमने आईटीआई तो किया नहीं था, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री से थे, पीसीएम से, तो उसमें उसका कटअप अच्छा खासा गया, जिसके मेंस के कटअप को हम पार नहीं कर पाए तो वो आपको उसमें ही फ्री हुआ। जैसे कि कारा पुलिस में भी फ्री हुआ, उसका हम फिजिकल देने नहीं गए। उसके बाद सेकेंड पीटी मेरा इसका बिहार एसएससी का हुआ। उसके बाद थर्ड पीटी आपको ये रेलवे टेक्नीशियन का हुआ। उस टेक्नीशियन में गए एग्ज़ाम देने, सेकेंड नहीं कर पाए। उसके बाद फिर बिहार एसएससी का जैसे ही रिज़ल्ट आया तो बिहार एसएससी का तैयारी, मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दिए। मेंस का तैयारी में लग गए 2018 में, और उस टाइम ग्रेजुएशन भी साथ साथ हो रही थी तो थोड़ा ग्रेजुएशन का भी तैयारी करना स्टार्ट किए। उसके बाद आपको 2017 में ही मधेपुरा छोड़ के फिर पटना रहना स्टार्ट किए। जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आया तो 2017 में पटना रहना स्टार्ट किए। पटना में फिर हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। जो शेड्यूल था वो शेड्यूल अपना पढ़ रहे थे। वहाँ आपको 8 बजे जगना था, 8 बजे जगते थे। उसके बाद 8 बजे जग के 9 से 10 क्लास था मैथ का क्लास करते थे। फिर वहाँ से रूम पे आते थे, रूम पे आके खाना बनाना, फिर खाना खा के थोड़ा रेस्ट करते थे। रेस्ट करने के बाद फिर जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसका प्रिपरेशन करते थे, देखते थे कि क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या किया गया है, सारा चीज़ करके उसके बाद फिर से क्लास वही रूटीन था। रात में फिर शाम में थोड़ा देर घूमने जाना होता था, घूमते थे। उसके बाद फिर से 7-8 बजे शाम में घूम के आते थे। उसके बाद खाना बनाते, 10 बजे तक खाना खा लेते थे। उसके बाद फिर 10:30 या 11 बजे से पढ़ने बैठते थे। रात को 4 बजे, अधिकतर लड़का पटना में आपको रात को ही पढ़ेगा, तो 4 बजे तक रात को पढ़ते थे। उसके बाद फिर सो जाते थे 8 बजे जग के। फिर वही दिनचर्या दूसरा दिन का शुरू हो जाता था।
उसके बाद प्री का रिज़ल्ट आया, उसका तैयारी कर रहे थे। मेंस का तैयारी कर रहे थे, मेंस का डेट दिया। उसके बाद फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण सभी लोग पटना खाली कर रहे थे, तो हम भी पटना छोड़ के घर आ गए। उसके बाद घर आ गए, घर पे अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया और 2020 में ही उसका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जो कि अच्छा से पढ़े नहीं थे, जो भी था उसको पढ़ नहीं पाए अच्छा से और भूल गए थे। इसलिए 2020 में दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ उसको फिर भी मेंस क्वालिफ़ाई किए। अब उसमें मेंस क्वालिफ़ाई किए तो फिर 2021 में मेंस का रिज़ल्ट आया, मेंस क्वालिफ़ाई किए। फिर उसमें टाइपिंग था, तो 2021 के जनवरी से टाइपिंग करना स्टार्ट किए। तो टाइपिंग टेस्ट दिए। टाइपिंग टेस्ट में ही अच्छा खासा आया। टाइपिंग जनवरी से स्टार्ट किए, फरवरी में टाइपिंग होना था। मात्र 20 से 25 दिन टाइपिंग में टाइम मिला, तो उस टाइम लॉकडाउन में घर आ गए थे। तो फिर मधेपुरा में ही एक संस्थान में जाके टाइपिंग किए। टाइपिंग करने के बाद टाइपिंग टेस्ट दिए। टाइपिंग टेस्ट देने के बाद अब मेरिट का इंतज़ार करने लगे कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आएगा उसका इंतज़ार हो रहा था। फिर आपको 2021 में ही उसका लिस्ट आया मेरिट का, जिसमें मेरिट का नहीं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो 14,410 का रिज़ल्ट दिया उसमें मेरा नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हैं, प्री 2013 में 14 में फॉर्म भरा गया। उसके बाद 15 या 16 में प्री एग्ज़ाम होता है। फिर वो क्वेश्चन पेपर लीक के कारण वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फिर से 17 या 18 में उसका एग्ज़ाम होता है प्री का रिज़ल्ट आता है आपको 19 में। उसके बाद मेंस का 19-20 में रिज़ल्ट आता है। मेंस का एग्ज़ाम होता है दिसंबर 20 में। फिर उसका मेंस का एग्ज़ाम होता है दिसंबर 20 में। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है 2021 में। 21 में रिज़ल्ट आता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होने के बाद 2021 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट होता है वो जारी किया जाता है। उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेरा नहीं आया, तो लास्ट में समझिए एक टाइप से मेरिट में जाके ही नहीं आए, मेरिट में ही छटे हैं। उसके बाद अभी आप जो वर्तमान में देख रहे हैं, वर्तमान रेलवे ग्रुप डी है, उसका तैयारी अभी कर रहे हैं। उसका तैयारी जैसे कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको बता देते हैं। उसमें 25 मैथ है, 30 रीजनिंग है। उसके बाद आपको 20 जीके जीएस है, 25 साइंस है। ये आपका उसका सिलेबस है। फिर से बता दे रहे हैं आपको, 25 मैथ है, 30 रीजनिंग है। उसके बाद 25 साइंस है और 20 जीके करेंट अफेयर्स। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके है। ये आपका ग्रुप डी का फुल्ली सिलेबस है। इसमें आपको देख रहे हैं कि रीजनिंग का वेटेज कुछ ज़्यादा है। आप रीजनिंग और मैथ पे पकड़ बना सकते हैं। तो जैसे हम अपने जो भी है मैथ और रीजनिंग में थोड़ा अभी मेहनत कर रहे हैं, पकड़ बना रहे हैं। उसके बाद अभी ग्रुप डी का जैसे बोले आपको तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग पकड़ बना रहे हैं। कुछ साइंस पे मेरा थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो साइंस पे भी मेहनत कर रहे हैं। साइंस को देख रहे हैं। सारा चीज़ देखने के बाद ग्रुप डी का तैयारी होता है। अभी हम लोग सुबह 6 बजे जगते हैं। उसके बाद पढ़ाई करते हैं, फ्रेश होके पढ़ाई करते हैं। 10 साढ़े 10 से टेस्ट होता है। ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप दोस्तों के साथ है। दोस्तों में जाके टेस्ट देते हैं। टेस्ट में जो रैंक होता है उसके अनुसार फिर शाम में उसका डिस्कशन होता है। फुल्ली डिस्कशन करते हैं हम सभी लोग, हम लोग डिस्कशन करते हैं एक साथ बैठ के टेस्ट टेस्ट देने के बाद उसका शाम में डिस्कशन करते हैं सभी लोग। जो भी जिससे नहीं बनता है वो दूसरे से पूछते हैं और वहाँ बताते हैं। उसके बाद अभी मेरा वर्तमान में यही ग्रुप डी को लेकर तैयारी चल रहा है, अभी हो रहा है। बंद कीजिए उमेश भाई। जनरल कमीशन का जो तैयारी कर रहे थे उस टाइम आपको एनटीपीसी का एक रेलवे का ही फॉर्म आया था 2018 में।
2018 में आपको एनटीपीसी का आया। 2018 में फिर एनटीपीसी का अच्छा खासा वैकेंसी 35,000 के आसपास वैकेंसी आया। 35,000 के आसपास जो वैकेंसी आया, तो पहला आपको एक बता रहे हैं कि 2015 और 16 में 2016 में एनटीपीसी का वैकेंसी है स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड से रिलेटेड, और मतलब ग्रेजुएशन पास। तो उस टाइम तो ग्रेजुएशन हम किए नहीं थे, तो उस टाइम उस फॉर्म को नहीं भर पाए। फिर उसके बाद 2016 में वैकेंसी आया ही था एनटीपीसी का, उस टाइम तो हम भर नहीं पाए क्योंकि ग्रेजुएशन उस टाइम हुआ नहीं था, इसीलिए उस टाइम भर नहीं पाए थे। फिर जो एनटीपीसी का शुरुआत हुआ, उसके बाद उसका रिज़ल्ट 2016 वाला का एग्ज़ाम हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद उसमें जो साइको था वो साइको हुआ, उसके बाद फिर मेरिट बना, ज्वाइनिंग हुआ। फिर उसके बाद कोई भी अगर एक वैकेंसी दे रही है तो उसको क्लियर होने के बाद ही दूसरा वैकेंसी आती है। तो पहले ये सब हो जाने के बाद फिर वैकेंसी आई तो आपको कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी चाहे कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप कंटिन्यूटी अगर मेंटेन कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलरिटी अगर आपका मेंटेन हो रहा है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट परिणाम वैसा ही आ गया। चाहे आप इंटरमीडिएट का कीजिए, या आप नवोदय का कीजिए, या आप जनरल कंपटीशन का कीजिए, या आप ग्रेजुएशन का कीजिए, कोई भी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। सबसे पहला बात यही है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करना होगा। तैयारी का सबसे मूल मंत्र ये होता है कि आप कोई भी चीज़ का, जो भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसका कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। अगर आप कहीं क्लास कर रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब भी क्लास किया तो रेगुलर क्लास नहीं किया, ये सबसे बड़ी भूल है मेरी। ठीक है, तो हमेशा जो है कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो इससे आपका क्या होता है कि आप पढ़ने, अगर नहीं भी इच्छा है पढ़ने का, आप पढ़िएगा, चाहे जैसे पढ़िएगा आप पढ़िएगा, क्योंकि आपका इच्छा नहीं है फिर भी आप पढ़ रहे हैं। ये आप ठान लीजिए दोस्त कि अगर आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जनरल कंपटीशन हो, चाहे आपका स्कूल का या ग्रेजुएशन का या इंटरमीडिएट का या आप 10th का, कुछ भी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। अगर आप कोई भी कोचिंग संस्थान में भी एडमिशन लेते हैं तो उस पर आपको कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपको एनटीपीसी के बारे में बता रहे थे, जो 2016 में एनटीपीसी आया था। 2016 में एनटीपीसी आया तो उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन तो हुआ नहीं था, तो हम नहीं भर पाए, तो वो मेरा छूट गया। उसके बाद उस टाइम से हम संघर्ष कर रहे थे। अभी तक समझिए संघर्ष ही जारी है। प्री होता है, मेंस होता है, मेरिट में जाके चढ़ जा रहे हैं। 2018 की ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। 2018 ग्रुप डी में प्री हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी तक नहीं बुलाया। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत, कुछ ना कुछ मेहनत का ही फल है, नतीजा है। अगर हम मेहनत नहीं करते तो शायद हमको लगता है कि यहाँ तक हम नहीं आते। अभी होगा, कोई भी चीज़ है, अगर हम रेगुलर हैं, अभी होता क्या है मेरे साथ कि हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं। अगर कोई भी चीज़ में आप रेगुलर हैं तो ही आप उसको पा सकते हैं। रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, आप उसको पा लीजिएगा। उसके बाद एनटीपीसी 16 वाला ख़त्म हुआ।
जब उसका 16 में क्लियर हो गया तो 18 में एनटीपीसी का फॉर्म आया। एनटीपीसी और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म आया। पहले आपको एनटीपीसी के बारे में बता देते हैं और उसके बाद टेक्नीशियन के बारे में बताएंगे। अब आपको एक बात बताइए, एनटीपीसी के बारे में बता रहे हैं कि 2018 में ही फॉर्म आया, फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद उसका तैयारी करना स्टार्ट किए, तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। एनटीपीसी का सिलेबस पहले जान लीजिए कि सिलेबस क्या था। एनटीपीसी में आपको 35 मैथ था, 35 रीजनिंग था, ठीक है, और 40 जीके जीएस था। ये एनटीपीसी प्री का सिलेबस था। 35 मैथ नहीं, 30 मैथ, 30 रीजनिंग। वो मेंस का सिलेबस आपको बता दिए, 30 मैथ और 30 रीजनिंग था। 30 कितना हुआ, 60। उसके बाद 40 आपको जीके जीएस रहता है उसमें। तो आप ये देख लीजिए कि कोई भी अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ और रीजनिंग की क्या भूमिका है, क्योंकि मैथ आपको एनटीपीसी में भी 30 पूछा गया। अभी अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको 25 मैथ पूछा जाएगा। आप उसमें 25 मैथ पूछा जाएगा, 30 रीजनिंग ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। टेक्नीशियन में भी आपको 25 रीजनिंग पूछा गया था। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको, जैसे बिहार एसएससी ही हुआ, 50 रीजनिंग पूछा गया था उसमें। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का कितना बड़ा वेटेज है। 50 रीजनिंग पूछा गया था। तो आप एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी में बहुत सारे लड़कों ने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारा प्रोटेस्ट करने के बाद ट्विटर प्रोटेस्ट किया, फिजिकल प्रोटेस्ट किया, सारा प्रोटेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम हुआ, एक लंबा एग्ज़ाम चला, 7 फेज़ों में उसका एग्ज़ाम हुआ। 7 फेज में एग्ज़ाम हुआ। शायद फरवरी से शुरू हुआ उसका एग्ज़ाम। फरवरी 2021 में शुरू हुआ और उसका लगभग 4 महीना तक एग्ज़ाम चला था। 4 से 5 महीना तक एग्ज़ाम ही चला था। उसके बाद फिर रिज़ल्ट दिया तो उसमें भी गड़बड़ी पाया गया। फिर लड़का प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद जब प्रोटेस्ट किया तो फिर से उसका रिज़ल्ट दिया गया। रिज़ल्ट दिया गया तो उसमें किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। फिर जो प्री का रिज़ल्ट हुआ उसमें कुछ पुराने फंडा को नहीं अपनाते हुए नया रूल को लागू कर दिया, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। तो सारा चीज़ को देखते हुए वो अपना प्रिपरेशन किए। उसके अकॉर्डिंग फिर से फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, ट्विटर कैंपेन हुआ, फिर से सरकार, आयोग, जो भी हो, सब आए। उसके बाद फिर से उसका रिवाइज रिज़ल्ट दिया गया, उसमें हुआ। उसके बाद इधर मेंस का एग्ज़ाम हुआ 2018 में। हम भी प्री दिए थे, प्री पास। उसके बाद मेंस का, जैसे कि अभी लेवल 2 और लेवल 6 का रिज़ल्ट आया। लेवल 6 में मेरा रिज़ल्ट नहीं था, लेवल 2 और 3 में था। 5 में, 2, 3 और 5 में, तो 2 में नहीं हुआ। उसके बाद 5 में भी नहीं हुआ। अब 3 का इंतज़ार है, 3 का रिज़ल्ट देगा तो देखते हैं क्या होता है मेंस का। उसके सबसे पहले लेवल 6 का रिज़ल्ट आया। लेवल 6 का रिज़ल्ट दिया। लेवल 6 के रिज़ल्ट में अच्छा खासा रिज़ल्ट हुआ। जिसका तैयारी था उसका रिज़ल्ट हुआ तो उसमें अभी साइको होगा। साइको का डेट दे दिया गया। अब उसका साइको होगा। साइको होने के बाद फिर कुछ ही दिन में लेवल 3 का रिज़ल्ट देगा। लेवल 3 का रिज़ल्ट देने के बाद आपको उसके बाद उसका टाइपिंग होगा।
टाइपिंग होने के बाद फिर उसमें अभी प्रक्रिया, बहुत सारा प्रक्रिया अभी बाकी है। टाइपिंग होगा, उसके बाद साइको होगा, उसके बाद आप फिर जिसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फिर मेरिट बनेगा और ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2018 में जो फॉर्म आया अभी तक उसका कंप्लीट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का क्या हाल है। जो लड़का 2018 में फॉर्म भरता है एनटीपीसी का, वो अभी तक एनटीपीसी मेंस का ही तैयारी में लगा हुआ है, अभी तक उसका क्लियर नहीं हो पाया। तो जो क्लियर होगा एनटीपीसी मेंस, उसके अगर आप 1 साल के अंदर या 6 महीना का एक कैलेंडर जारी हो, 6 महीना या साल भर के अंदर हो जाता है, तो लड़का को पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तैयारी करने में भी अच्छा लगता है, सारा चीज़। उसके बाद बिहार एसएससी का देख लीजिए, 2013-14 में फॉर्म आता है, फॉर्म भराया जाता है, उसके बाद फिर उसका स्क्रूटनी होता है, छँटता है, कितना फॉर्म रिजेक्ट होता है, उसके बाद फिर से उसमें एडिटिंग का ऑप्शन देता है। फिर से 2016 में एज क्राइटेरिया को 2006 से पहले 6 के बाद वैकेंसी नहीं आया था, तो जो लड़के थे एज एक्सपायर था जिसका, उसने केस किया और वो एज क्राइटेरिया को जैसे 2014 मांग रहा था उसको घटा के कम किया। तो जो उसमें एज कम वाले, एज एक्सपायर वाले लड़का थे, वो फिर से 2016 में फॉर्म भरते हैं। तो बताइए 2013-14 में फॉर्म निकलता है, 15 नहीं कुछ हुआ, 16 में फिर से उसको दिया जाता है कि आप फिर से फॉर्म भरिए, फिर से फॉर्म भरता है। उसमें कुछ न्यू लड़के भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद फिर उसका 17 में एग्ज़ाम होता है, 16-17 में, 16 में ही लास्ट में, 17 में एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम उसका पेपर लीक के मामले से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद फिर कैंसिल होने के बाद फिर से एग्ज़ाम का डेट दिया जाता है और 2018 में फिर उसका प्री का एग्ज़ाम होता है। फिर 18 में प्री का रिज़ल्ट दिया जाता है, 19 में 19-20 में प्री का रिज़ल्ट दिया जाता है, 19-20 में 20 में प्री का रिज़ल्ट देता है, फरवरी के महीनों में, जनवरी या फरवरी के महीनों में प्री का रिज़ल्ट देता है। फिर 20 में आपको मार्च में लॉकडाउन लग जाता है। अब बताइए तैयारी कहाँ हो। पटना में रह रहे थे, सीधा घर आ गए, जिसके कारण तैयारी नहीं हो पाया। फिर भी मेंस का भी रिज़ल्ट हुआ, मेरिट नहीं बना, मेंस का रिज़ल्ट हुआ, सारा चीज़ हुआ, टाइपिंग भी दे के आए, लेकिन मेरिट नहीं बना। अब इतना कुछ करने के बाद मेरिट में छट रहे हैं। अभी तक मैं आपको 3-4 एग्ज़ाम बताएं, जिसमें कि पीटी होता है, मेंस हुआ, किसी में फिजिकल भी हुआ। अभी 2018 देख ही रहे हैं कि कितना लेट लगेगा, अभी टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद आपको जो डेली का रूटीन है वो थोड़ा चेंज कीजिए आप लोग। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम अभी लास्ट टाइम में ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा अच्छे से करना होगा। कोई भी एग्ज़ाम का है उसमें मैथ का ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा अभी मैथ और रीजनिंग, ये 2 चीज़ का बहुत बड़ा अहमियत होता है। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट अच्छा से पकड़ बना लिए तो कोई भी एग्ज़ाम में आप क्लियर कर सकते हैं। अभी ग्रुप डी का ही देख लीजिए, इसमें 30 रीजनिंग है। अगर आप 30 रीजनिंग में 30 सही कर लेते हैं, 25 मैथ है, 25 में अगर 20 से 25 अगर रीजनिंग मैथ सही कर पा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपका ऐसे ही स्कोर 70+ आएगा। उधर 25 साइंस है, 25 साइंस आप बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको रिवाइज करना है आपको। लेकिन ये मैथ और रीजनिंग
ये मैथ और रीजनिंग दो ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको पकड़ बनाना ही पड़ेगा। इस दो सब्जेक्ट पे आप पकड़ बनाइए और रिजल्ट ले लीजिए। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा मैथ एवरेज है, पूरा अच्छा नहीं है, एवरेज में है। अगर 25 मैथ आता है तो 20 से 18-20 18-20 मैथ बन जाता है। 15-18-20 25 मैथ में 15-18-20 मैथ बन जाता है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भी वही है, 20-22-25 के आसपास, 20-22-25 ऐसा ही रहता है। कभी 26 भी गया है, ये सही हो जा रहा है। साइंस 25 है, 25 में आपको 10 से 12-15 साइंस तक सही हो जा रहा है। 20 उधर करेंट है और जीके है, तो उधर जीके में कम से कम 1-2 जीके सही हो जाता है। 2-3-4 जो रहता है 5 जीके, उसमें आपको 2-3 जीके सही हो जाता है। उसके बाद करेंट सही हो जाता है 1-2, तो अच्छा खासा स्कोर हो जा रहा है। तो इसीलिए अगर कोई भी एग्ज़ाम किएगा, अभी आप अगर ग्रुप डी का ही तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको मैथ और रीजनिंग सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। आपको यही मैथ और रीजनिंग और एक साइंस, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को पकड़िए अभी लास्ट टाइम में। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो पढ़े हुए हैं उसी का रिवाइज करना है। अब आप 20 से 25 दिन में कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाएंगे, बस जो पढ़ा हुआ है आपका उसी को देखिए, उसी को कंटिन्यू कीजिए। ऐसे ही आपका 5 से 10 मार्क, अगर आपका 52, 53, 55 भी आ रहा है, उसमें आपको 10 मार्क इंक्रीज हो जाएगा। जो पढ़े हुए हैं सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए। जैसे मैथ हो गया, मैथ, आप मैथ में ये देखें कि आप कहाँ दिक्कत कर रहे हैं। अगर आप सेट ही बना रहे हैं, सेट में ये आप देखें कि हमको कहाँ मिस हो रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, चाहे आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, सारा कुछ देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। कहीं भी है आप वहाँ टेस्ट दीजिए। उसके बाद वो टेस्ट में चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके को तो पढ़िए ही मत। अभी लास्ट टाइम में आपका जीके कोई फ़ायदा करने वाला नहीं है, जीके को पढ़िए ही मत। सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ देखिए, साइंस देखिए और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट, मात्र 3 सब्जेक्ट आपका स्कोर बढ़ा देगा। टेस्ट देने जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, वहाँ देखिए। अगर आप 10 लड़का है तो वहाँ आप देखिए कि उस 10 लड़कों में मेरा कितना आ रहा है, हम किन से कितना मार्क नीचे हैं। अगर आपके दोस्त हैं कोई और वो आपसे 2 मार्क आज ऊपर हैं, कल प्रयास कीजिए कि हम उससे 2 मार्क ऊपर रहेंगे। ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो कितना बढ़ गया। अगर आज मान के चलिए आपका 40 आया, आपके दोस्त का 42 आया, आप सोच रहे हैं कि कल हमको 44 करना है, आपका आज 40 है और आपने किया क्या, 44 करना है। 44 करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि वो दोस्त का जो 42 आ रहा है वो भी मेहनत करेगा, उससे ऊपर है वो भी चाहेगा कि हम, मेरे दोस्त है, मेरा आज 42 है, मेरे से ऊपर 44 है, 43 है, हम उसको 46 या 47 या 45 में कन्वर्ट करें, तो वो भी मेहनत करेगा। और आप भी मेहनत कीजिए। आपको ये करना है कि आप मैथ बनाते हैं, आपका 40 मार्क की क्यों आ रहा है, इसमें देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है, मैथ कितना सही हो रहा है, मैथ कहाँ आप फंस रहे हैं। इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप मैथ में कहाँ फंस रहे हैं, किस टॉपिक में फंस रहे हैं।
अभी अगर आप हो सकता है कोई टीचर का अगर नोट्स हो आपके पास, तो उस नोट्स को आप पढ़ें। उस नोट्स को सबसे पहले आप, अगर चैप्टर वाइज नोट्स बना हुआ है तो उस नोट्स को आप एक दिन में कम से कम ऐसे 2-3 चैप्टर, क्योंकि आप एक एक चैप्टर अगर पर डे देखते हैं तो अब उतना टाइम बचा हुआ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस उसको रिवाइज करना है। आप टेस्ट दे के आए, उसमें देखिए कि किस चैप्टर से मेरा मैथ नहीं बना है, उस चैप्टर को पकड़िए और उस चैप्टर से अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन का आपको वहाँ बताया गया है, जो भी सर हैं, टीचर हैं आपके, जो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, वो अगर उसमें बताए हुए हैं, आप वहाँ ढूंढिए पहले। अगर आपका वहाँ मिल रहा है तो आप उस चैप्टर को ही पूरा बना डालिए, या उस टाइप को ही पूरा उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए, तभी ये। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, अगर आप टाइम टेकिंग किए हुए हैं कि हमको 1 घंटा में सेट का डिस्कशन करके, मैथ रीजनिंग का डिस्कशन करके निकल जाना है, तो आपको करना क्या है, उसमें मैथ का प्रत्येक चैप्टर वाइज देखिए। चैप्टर वाइज देखिएगा, उससे आपको क्या होगा कि एक तो जो मान के चलिए आज इस टाइप पे क्वेश्चन दिया, कल उसके नीचे दूसरा टाइप है, उस टाइप पे क्वेश्चन आ गया, तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक ही दिन अगर मैथ का इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, उस चैप्टर को पूरा देख डालिए, पूरा A to Z उस चैप्टर का इतना देख डालिए कि अगर अगले दिन उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है और मेरे नोट्स में जो बताया गया है, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम फुल्ली डिस्कशन और फुल्ला जितना भी हो सके हम सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस चैप्टर को जो आज देखा, कल वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस चैप्टर को अच्छा से नहीं देखा। इसीलिए उस चैप्टर को अच्छा से देखिए। मान के चलिए LCM SCF से एक चैप्टर है जिसमें आपको क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आया तो उसको आपको देखना है कि उस चैप्टर से अब क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर में A to Z कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, पूरा चैप्टर सिलेबस, पूरा चैप्टर वाइज देख लेना है कि यहाँ से इसका क्वेश्चन आ रहा है। और ये देखना है कि अगले दिन उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। इसीलिए मैथ का रिवीजन करिए, जहाँ आपसे दिक्कत हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, उसको देखिए। जो पढ़े हुए हैं, अगर किसी सर से उसका नोट्स बना हुआ है तो उसको देखिए, उसमें अगर सारा चीज़ बना हुआ है तो वही नोट्स, जो भी चैप्टर है, अगर हो सकता है तो एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर बना के क्लियर कीजिए उसको। सबसे पहले आप ये नहीं है कि एक ही साथ लीजिए एडवांस। अगर अब आपका एडवांस अच्छा लगता है तो पहले एडवांस मैथ उठा लीजिए, पहले एडवांस मैथ ही बना लीजिए आप। तो एडवांस मैथ में भी आपको जो पोर्शन से, अब ये नहीं कि पूरा एडवांस हमको बनाना है, पूरा एडवांस मैथ तो हमको बनाना नहीं है। देख रहे हैं कि जिस चैप्टर से, जो चैप्टर मेरे सिलेबस में है, सिर्फ वही पढ़ना है अभी लास्ट टाइम में। वैसे तो बनाने के लिए आप बनाए होंगे, शुरू से ही बनाए होंगे, हो सकता है कि पूरा आप जितना एडवांस मैथ का चैप्टर है सारा बना लिए होंगे। अगर नहीं भी बनाए हैं तो उसको ये अभी नहीं सारा बनाना है, सिर्फ जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, जिस टाइप में क्वेश्चन आ रहा है उसको देखिए, आपका मार्क ऐसे ही बढ़ जाएगा। इसीलिए मैथ पे फोकस कीजिए। अब रहा रीजनिंग का, रीजनिंग में देखिए कि आपका कहाँ, फिर वही बात करना है रीजनिंग में। मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा। उसमें ये नहीं करना पड़ेगा कि इसमें क्या, आपको खुद सोचना है कि क्या लॉजिक है,
हो सकता है आप इसको सोच रहे हैं कोई कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें क्या कोड लगाया गया है, क्या किया गया है, वो सारा चीज़ आपको ध्यान देना। लेकिन इसमें प्रैक्टिस का बहुत बड़ा मायने रखता है। आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्लॉक हो गया, अगर क्लॉक सब में आप फंसते हैं तो उसको एक बार थ्योरी को देखें, क्लॉक के थ्योरी को ज़रूर देखें। और अगर ऐसा करते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि 5 से 10 दिन के अंदर ही आपका कम से कम 3, 4, 5 मार्क तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर अभी आप 50 आ रहे हैं तो 3, 4, 5 दिन के बाद आप 54, 55, 56, 57 तक आ सकते हैं। अगर इस रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं तब। जैसे मैथ हो गया, अगर आप मैथ को देखते हैं चैप्टर वाइज, जैसे आपको बताएं कि चैप्टर वाइज देखना है, किस चैप्टर से, एक तो आपको चैप्टर वाइज रोज़ बनाना है। अगर हो सकता है 25 दिन है, 20 दिन है मेरे पास टाइम, अगर आपको हो सकता है चैप्टर वाइज ही बना रहे हैं तो एक ही चैप्टर बनाइए। लेकिन हम तो कहेंगे कम से कम 2-3 चैप्टर बना डालिए, या नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक में अगर चैप्टर वाइज कहीं क्वेश्चन बैंक दिया गया है कि आपको चैप्टर वाइज है तो वो बनाइए, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको चैप्टर वाइज दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका मार्क ऐसे ही 5 या 10 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा खासा मार्क का रिजल्ट आने लगेगा। आपको खुद लगेगा कि नहीं हम इतना मेहनत किए हैं तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। अगर 50 आ रहा है तो 60 आएगा, 62 आएगा। बस 50 आ रहा है, आपको मेहनत करना है 20-25 मार्क के लिए। कम से कम 70 प्लस मार्क रखिए। अगर आप 70 प्लस मार्क रखते हैं तो ग्रुप डी में आ सकते हैं। अगर आपको ग्रुप डी का जॉब लेना है तो आपको ये सारा, आपको मैथ पे एक चैप्टर रोज़ बनाइए। नहीं हो पा रहा है अगर 2-3 तो एक ही चैप्टर बनाइए, ठीक। उसके बाद आप एडवांस को भी देखिए, टेस्ट दे के आते हैं उसको देखिए कि टेस्ट दे के आए हैं मेरा क्या बना है क्या नहीं बना है। अगर आपसे करेंट नहीं बन रहा है तो करेंट पढ़िए, क्योंकि करेंट पढ़ने का चीज़ है। करेंट ऐसे कुछ हो नहीं सकता है। करेंट जब तक पढ़िएगा नहीं, अभी के टाइम में डेली करेंट मत पढ़िए। अगर आप डेली वाला करेंट पढ़ रहे हैं तो वो अभी के टाइम में अच्छा नहीं है। अभी आप क्वेश्चन बैंक एक साल का जो आता है आपको, या तो मासिक पढ़िए या नहीं तो 1 साल का अगर आता है तो 1 साल का पढ़िए। वार्षिकांक आता है सबका, वार्षिकांक पढ़िए। वार्षिकांक में क्या होगा, आप पूरा 1 साल का दिया हुआ रहता है, उसको आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर आप मासिक पहले पढ़ते थे या डे वाइज पढ़ते थे तो इसमें आपको वो रिकॉल हो जाएगा। मैथ का ये फंडा अपना के देखिए आप। 5 से 10 दिन में अगर आपको बोले ना अभी 50 आ रहा है तो आप गारंटी देता हूँ कि 5 से 10 दिन में आपका मार्क 65, 60 प्लस तो आएगा ही। ये मेरा गारंटी है। अगर आप जिस टाइप से हम बता रहे हैं अगर इसको फॉलो करते हैं तब। फिर से एक बार बता देते हैं क्या सब हम बताए हैं। अगर आपको हो रहा है दोस्तों के साथ तो उसमें टेस्ट में शामिल होइए, टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन वहाँ भी दिया रहता है। नहीं तो आप कहाँ नहीं बनता है क्वेश्चन, किस पोर्शन से नहीं बन रहा है उसको देखिए, उसको पकड़िए। अगर वही है, अगर मान के चलिए आपको मैथ बताएं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया या बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आया, तो आपको ये होना चाहिए कि आज जो बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन आया, हम अभी देख रहे हैं उस चैप्टर को जो देख रहे हैं, कल फिर उस चैप्टर से जितना भी है वो देख लीजिए। और कल जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ रहा है हमको सारा बनना चाहिए।
ऐसा देखिए। उसके बाद रीजनिंग में भी आप देखिए कि किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। जैसे कुछ ब्लड रिलेशन है, इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। इनक्वलिटी हो गया, कुछ इनक्वलिटी आता है, ठीक। उसके बाद आपको कथन निष्कर्ष एक आता है, वो सब एक प्रैक्टिस का चीज़ है। आप प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ और रीजनिंग में, जैसे 30 मैथ हो गया, 30 में आप 30 रीजनिंग हो गया, मैथ नहीं 30 रीजनिंग हो गया। 30 रीजनिंग में आप 20 से 25 रीजनिंग सही कर रहे हैं। 25 मैथ है, 25 में आप 20 मैथ सही कर रहे हैं। यही देख लीजिए, 45 मार्क तो ऐसे आ गया आपका। 50 मार्क आपको आ रहा था, 45 तो ऐसे आ गया। आप 22 मैथ सही कर सकते हैं, आप 28 रीजनिंग सही कर सकते हैं। लेकिन आप 20 जो जीके दे रहा है करंट 20 में, कभी भी आप 18 नहीं कर पाइएगा, कितना भी मेहनत कीजिएगा फिर भी। लेकिन मैथ में आप चाहिएगा तो 25 में 24 भी स्कोर कर सकते हैं, होगा 24 स्कोर। बस आप इस फॉर्मूला का अपनाइए कि आज जो आया है उसका कल उस चैप्टर से जो भी आएगा वो नहीं छूटे। पक्का है आपका मार्क बढ़ेगा। अगर अभी आप मान के चलिए एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको ये सीखना है, तो ये नहीं होगा। अभी आप एक्स्ट्रा अगर कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। जो पहले से ही पढ़े हुए हैं उसको पढ़िए और उसको रिकॉल कीजिए। और जो भी है सारा चैप्टर वाइज, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, 3 ही चीज़ पढ़िए। उसके बाद बता दे रहे हैं आपको क्या सब हम बताए हैं। मैथ का जैसे आपको टेस्ट देना है, टेस्ट दीजिए। उसके बाद उस टेस्ट में आप अपने दोस्तों के साथ ही अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसका सभी दोस्त मिल के डिस्कशन कीजिए। और आप अपने पहले खुद से रूम पे आएँ, देख रहे हैं कि मैथ बना है, कौन नहीं बना, कितना मैथ बना। अगर आपका मैथ भी पोर्शन कमज़ोर है तो उसको देखिए। उसके बाद आप रीजनिंग को देखिए, चैप्टर वाइज उसका अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है, कोई सर से पढ़े हुए हैं तो उसको बनाइए। और क्वेश्चन बैंक बनाइए। अगर आपके पास कोई मैथ का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो उसको रोज़ बनाइए, कम से कम 1 चैप्टर तो रोज़ बनाइए ही। उसके बाद आपको बताएं कि साइंस में वही देखिए। अगर कोई चैप्टर से जैसे हीट से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें देखिए कि आगे जो हीट से क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटे। ऐसा अगर आप करते हैं 5 से 10 दिन में आपका मार्क सीधा 10 से 12 मार्क आपका बढ़ जाएगा। विश्वास कीजिए, आप ऐसा कीजिए और 5 से 10 दिन में आपका मार्क निश्चित बढ़ेगा। मैथ, रीजनिंग ये दोनों को पकड़िए और चैप्टर वाइज, पहले तो आप चैप्टर वाइज उसका अपने अगर सर से पढ़े हैं, पहले ही बताएं कि अगर आप कोचिंग पढ़े हैं, कोई सर से पढ़े हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़े हैं या ऑनलाइन पढ़े हैं, उसका डिस्कशन कीजिए और उसको बनाइए। चैप्टर वाइज पहले अपने रूम पे बना लीजिए। उसके बाद जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें देख लीजिए कहाँ क्या बन रहा है। जो नहीं बन रहा है उसको आके रूम पे देखिए। अगर आपके कॉपी में मिल रहा है उस टाइप का तो उस चैप्टर को पूरा बना डालिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको देख लीजिए, अपने दोस्त से पूछ लीजिए। अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उनसे, कहीं दोस्त कोई ना कोई बनाते होंगे, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। और ऐसा कीजिए। ऐसा करके आप 10 से 15 दिन में आप एग्ज़ाम तक में, ऐसा तो ज़रूर है कि 10 से 15 मार्क आप बढ़ा सकते हैं। सिर्फ रेगुलर रहिए। अब कम से कम एग्ज़ाम तक आप 20 से 25 दिन आप रेगुलर रहिए। इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेगा। और एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए।
जो पढ़े हुए हैं, जो पहले से ही पढ़े हैं, बस उसको रिवाइज कीजिए। मैथे आप एक्स्ट्रा मत बनाइए, जो पहले से बनाए हुए हैं उसी को। अब ये नहीं कि हम ये पोर्शन नहीं पढ़े हैं उसको फिर से पढ़ रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। बस आप टेस्ट पे फोकस कीजिए, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, ये सारा चीज़ कीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। चलिए दोस्त, अब ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, इसलिए ख़त्म करते हैं। बाय, टेक केयर कौन बोलेगा? टेक केयर।